आज हम बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे फर्स्ट, वेरिएबल मास। फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल मास। सेकंड टॉपिक है मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। थर्ड है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये जो तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक असल में एक ही है। हम डिफरेंट वे से ये तीनों टॉपिक डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, बट ये तीनों टॉपिक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब ये तीनों टॉपिक एक ही चीज़ है। तो अगर हमको पूछे जब वेरिएबल मास के मास क्या है, वेरिएबल मास के आगे हमको ये जानना पड़ेगा कि मास आखिर में है क्या, मतलब मास है क्या, मास क्या है। तो मास is the quantity of matter which is compressed form of एनर्जी। मतलब मास जो है इज इक्वल टू कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को अगर एक ऐसे दिखा दिया जाए, तो इसको अगर कॉन्डेंस कर दिया जाए, एक डेफिनेटली एक स्पेस चाहिए कॉन्डेंस करने के लिए। मान लो स्पेस में एक क्यूब शेप का एक छोटा सा वॉल्यूम है, उसमें इस एनर्जी को अगर भर के कॉन्डेंस कर दिया जाए तो उस मैटर का निर्माण हो जाएगा। तो मैटर किस चीज़ से बना है? तो मैटर दो ही चीज़ से बना है। एक इट हैव some shape, मतलब मैटर दो ही चीज से मिलकर बना है। एक उसका बॉडी, इट्स बॉडी, सेकंड इट्स मास। मतलब मैटर जो मतलब मैटर which occupying space and it have certain amount of, मतलब ये तो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ मास। तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो मास क्या है। तो मास एक कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एक डेफिनेट स्पेस में जो एनर्जी कॉन्डेंस हो रहा है, जो कॉन्डेंस जो एनर्जी है उसके अमाउंट तो फिक्स ही है।
वो अगर इसमें ये एक मैटर है, मान लो एक मैटर 1, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो जब मूव करेगा तो वो जब रेस्ट में था, उसके पास जो अमाउंट ऑफ मास था, मोशन जब मोशन में है तब भी तो वही अमाउंट ऑफ मास ही रहेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो इसके मास है 2 kg, तो जब मोशन में रहेगा तब भी तो 2 kg ही रहेगा, 2 kg तो रहेगा। इसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है और इसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है, मान लो कुछ दूर जाके वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तब भी तो उसमें 2 kg मास है। यही तो नहीं है तुम 2 kg मास जब वेलोसिटी से जाएगा तब कुछ देर के बाद वो 10 kg हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मान लो एक आदमी है, ये वो वेलोसिटी से जाके वो इतना मोटा हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 1 kg, ये 10 kg हो गया मोशन में, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। बट ये जो कॉन्सेप्ट था ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्चुअल में रॉन्ग है। क्या है? मतलब न्यूटन जो कहा, मास और इस मास जिस स्पेस में ऑक्यूपाई कर रही है वो स्पेस भी एब्सोल्यूट रहेगा और उसमें जो मास है वो भी एब्सोल्यूट रहेगा। एब्सोल्यूट मतलब ये जो स्पेस है, ये जो लेंथ है, जो एक वॉल्यूम, एक क्यूब शेप का एक मैटर है, एक क्यूब शेप का एक पार्टिकल मान लो, इसको जो लेंथ है वो मोशन में भी जैसा रहेगा और रेस्ट में भी वैसा ही रहेगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस L1 एंड L2, न्यूटन ने कहा L1 इज इक्वल टू L2, ये मोशन में भी रहे तब भी इसका लेंथ फिक्स है। बट ये भी रॉन्ग है, और इसमें जो मास है उसका जो अमाउंट है वो भी मोशन में जो कांस्टेंट रहेगा, ये भी रॉन्ग है। मतलब स्पेस एंड मास इज नॉट फिक्स। ये है थ्योरी। ये इसको कौन एक्सप्लेन किया? इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया। उन्होंने कहा एक स्पेस में जो मास है, मतलब एक मैसिव मैटर, वो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब उसकी स्पेस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा और उसके मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्या होगा? अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ L है, रेस्ट में, एट रेस्ट मतलब क्या है, दिमाग खटाओ। मतलब एक क्यूब है जिसकी लेंथ L1 है और ये क्यूब एट रेस्ट मतलब रेस्ट में है, और इसी एक आइडेंटिकल एक क्यूब जिसकी लेंथ भी L1 है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस में मूव कर रही है। तो आइंस्टाइन ने कहा जब कोई ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा इस क्यूब को इन मोशन, तब वो ये ऑब्जर्व करेगा L1, मतलब ये जो L1 है ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो L2 ऑब्जर्व करेगा। वो L1 ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो L2 ऑब्जर्व करेगा। वो क्या ऑब्जर्व करेगा? L2। और L2 क्या ऑब्जर्व करेगा? वो करेगा L2 इज इक्वल टू L1 एंड सम कांस्टेंट, ये ऑब्जर्व करेगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 से छोटा है। मतलब 1 से छोटा अगर कोई नंबर से हम कोई नंबर को मल्टीप्लाई करें तब L2 हमेशा छोटा ही रहेगा। मतलब नॉर्मल सोचो, K
लेस देन 1 एंड बाहर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखाई देगा, ये जो लेंथ है वो छोटा हो गया, मतलब क्यूब के जो लेंथ है वो छोटा में ऑब्जर्व करेगा, वो L1 ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो छोटा ऑब्जर्व करेगा। तब क्या होगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगा, L2 इज इक्वल टू L1 बाई के। अब इस k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1 एंड इस k की वैल्यू जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब क्या रहेगा, L2 डिवाइड बाई L1 एंड 1 एंड L2 लेस देन L1। मतलब क्या, L1 था रेस्ट लेंथ एंड L2 है एट मोशन। L2 जो लेंथ है ये ऑब्जर्वेबल लेंथ है, तो ऑब्जर्वेबल लेंथ हमेशा रियल लेंथ से हमेशा छोटा होता है। यही था स्पेस की फंडामेंटल। स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट बट स्पेस इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। स्पेस भी एक ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है। या इसको हम अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूव करें तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल मास। मतलब स्पेस कांस्टेंट नहीं है, तो स्पेस अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मास कैसे कांस्टेंट रहेगा। तब आइंस्टाइन एक फॉर्मूला प्रूव किए। वो कहा अगर एक पार्टिकल का रेस्ट मास m0 है, मतलब m0 इज इक्वल टू रेस्ट मास। जब ए पार्टिकल जब मूविंग मोशन में रहेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस में मूव करेगा, तब इसका मास m हो जाएगा। मतलब m नॉट इक्वल टू m। यही है न्यूटन की डीमेरिट। न्यूटन ने कहा m इक्वल टू हमेशा m, बट आइंस्टाइन ने कहा m नॉट इक्वल टू m। मतलब अगर कोई मास v वेलोसिटी से स्पेस में ट्रेवल करती है, तब उसकी मास ऐसे चेंज होती है जैसे m इक्वल टू m नॉट k। यहाँ पर जो k है, यहाँ पर k की वैल्यू जैसे लेंथ में जब था k की वैल्यू 1 से छोटा था, अब k की वैल्यू 1 से बड़ा है, क्योंकि यही k वो k सेम नहीं है। और a k की वैल्यू जब हम पुट करेंगे m, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे m डिवाइड बाई m नॉट, तब a रिजल्ट आएगा m ग्रेटर देन m। मतलब मोशन में जो मास है वो रेस्ट मास से हमेशा ज़्यादा होगा, ये आइंस्टाइन ने कहा। तो आइंस्टाइन ने एक k की वैल्यू दिया। आइंस्टाइन कैलकुलेशन करके थियोरेटिकली कैलकुलेशन किया कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो k की वैल्यू a निकाला। मतलब k है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस भी होता है इस जो एक पार्टिकल जिस स्पीड में चल रहा है, स्पेस में जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस में मूव कर रही है, उसको वो वेलोसिटी है a, और c है एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कांस्टेंट जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तब ये रिजल्ट आएगा m इक्वल टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो ये होगा वेरिएबल मास रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। m इक्वल टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो ये है मास वेरिएशन की इक्वेशन। क्या है, मास वेरिएशन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन इसको गौर से सोचा। उन्होंने सोचा ये इक्वेशन कहना क्या चाहती है। वो इस इक्वेशन और न्यूटनियन मैकेनिक्स, इस दोनों को एक साथ आके, मतलब वेरिएबल रिलेटिव मास एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स, ये दोनों को एक साथ मिला के एक थ्योरी डेवलप किया। वो क्या है, द थ्योरी ऑफ
रिलेटिविटी। जिस थ्योरी में आइंस्टाइन ने तीनों लॉ दिया, वो कहा टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस is not absolute and mass is not absolute। ये तीनों स्टेटमेंट ये तीनों स्टेटमेंट के इंडिविजुअल तीनों इक्वेशन है, मतलब टाइम डायलेशन का जो इक्वेशन है वो ये है, स्क्वायर लेंथ इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर एंड मास इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई रूट ओवर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मतलब ये है रिलेटिव टाइम एंड ये है रेस्ट टाइम। एंड जब कोई क्लॉक, मतलब एक मान लो एक ट्रेन है और उसमें एक क्लॉक चल रही है और बाहर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखे तो ये क्लॉक उसके रिस्पेक्ट स्लो हो जाएगा, मतलब वो जितना स्पीड स्पेस में जाएगा उतना उसका टाइम स्लो होता जाएगा। मतलब टाइम ये नहीं है, मेरी घड़ी में जब क्लॉक रेस्ट में है, मत समझो मेरी क्लॉक में अब 4 बजे है 4 PM, तो क्लॉक जब मोशन में रहेगा और क्लॉक की वेलोसिटी अगर v है तो तब भी तो 4 बजे ही रहेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है वो अलग अलग है। पर आइंस्टाइन ने कहा अलग अलग होता है। आइंस्टाइन ने कहा यहाँ पर अगर 4 बजे है तो यहाँ पर मान लो 3 बजे 58 मिनट होगा, मतलब 3:58 PM, मतलब 3:58 मिनट नहीं 3:58 PM। मतलब इस क्लॉक में अगर 4 बजे होगा तो इस क्लॉक में 3:58 PM होगा, मतलब 2 सेकेंड वो खिसक जाएगा पीछे। यही है टाइम डायलेशन की इक्वेशन, मतलब टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। ये है टाइम डायलेशन की इक्वेशन। अरे ये तो मैं पहले भी कहा L इक्वल टू L नॉट के, इसका यहाँ पर K की वैल्यू है यार, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, और ये दोनों की जो वैल्यू है वो उसमें K की वैल्यू हमेशा, मतलब T इक्वल टू T नॉट के और M इक्वल टू M नॉट के। ये के अलग है, इस K में K की वैल्यू 1 से छोटा है और इस K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है, इसलिए ही तो टाइम डायलेशन हो रहा है और मास वेरिएशन हो रहा है। तो हम अब इस टॉपिक में नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक अलग वीडियो से हम ये टॉपिक हम समझा देंगे। हम मुद्दे में आते हैं, ये है मास वेरिएशन की इक्वेशन। तो न्यूटन ने कहा अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम एक फॉर्म जानते हैं एक्सेलरेशन की, वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम इस वैल्यू को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो न्यूटन ने कहा F इक्वल टू m dv ग्रेटर देन dv डिवाइड बाई dt, मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास इक्वल फोर्स। और न्यूटन ने इसको थोड़ा आगे समझाया, वो कहा dp बाई dt, मतलब हम जानते हैं किसी बॉडी की मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब किसी बॉडी अगर v वेलोसिटी से जा रही है और उसकी मोमेंटम अगर m है तो उसकी मास अगर m है तो उसकी मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा, m डिवाइड बाई v। तो मास तो कांस्टेंट है, न्यूटन ने कहा मास इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, मतलब मास इज कांस्टेंट, तब m बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का। ये था आइंस्टाइन, ये था न्यूटन की रिलेशनशिप। बट आइंस्टाइन थोड़ा अलग से सोचा। आइंस्टाइन क्या सोचा, आइंस्टाइन सोचा
मास तो वेरिएबल है, तो आइंस्टाइन ये कहा, उन्होंने भी यही कहा, द फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, बट उन्होंने कहा मास इज नॉट एब्सोल्यूट, मास तो वेरिएबल है। तब आइंस्टाइन ने कहा एम ए है, और इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तब ये आएगा m इंटू डी वी बाई डी टी एंड v इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल टू फोर्स। मतलब मास अगर कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो मास टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। इस रिलेशन में देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तब मास चेंज हो रहा है, मतलब वो आइंस्टाइन थोड़ा अलग से सोचा। आइंस्टाइन सोचा फोर्स की डेफिनेशन तो मोमेंटम ही चेंज करना है, तो हम तो ये भी कर सकते हैं, v को बाहर लेके मास को चेंज कर दे, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी फोर्स लग सकता है। न्यूटन ने सोचा ही नहीं, न्यूटन ने सोचा जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तब भी फोर्स अप्लाई होगा, परंतु ये नहीं है। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर मास चेंज हो जा रहा है तब भी फोर्स ऑब्जेक्ट में लग रहा है। यही था आइंस्टाइन की इंटरप्रिटेशन। तो आइंस्टाइन ने कहा अगर किसी बॉडी में दो तरह की फोर्स अप्लाई हो, एक वेलोसिटी की वजह से और एक मास की वेरिएशन की वजह से, तब उस नेट अमाउंट जो फोर्स एक बॉडी में अप्लाई होगा वो ए होगा। मतलब एक बॉडी में दो फोर्स अप्लाई होगा, एक मास कांस्टेंट रख के वेलोसिटी की टाइम डेरिवेटिव एंड भी वेलोसिटी कांस्टेंट रख के मास के टाइम डेरिवेटिव, ये है फोर्स। तो अगर ये फोर्स किसी बॉडी में कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड किया जाए, मतलब किसी सर्टेन टाइम तक, किसी सर्टेन स्पेस तक अगर ये फोर्स सप्लाई करते ही रहते जाए तो क्या होगा? अगर किसी बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करते जाए, हम फोर्स की कांटेक्ट हम नहीं छोड़ेंगे, फोर्स देते ही जाएगा। मतलब सोचो इसको हम देते ही जा रहे हैं, तब क्या होगा? उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा और उसकी मास भी बढ़ेगा। उसकी वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा और उसकी मास भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तब हमको अगर इस फोर्स के कारण किसी एक सर्टेन डिस्टेंस में अगर हमको काइनेटिक एनर्जी ढूंढ के अगर इक्वेशन में पुट किया जाए तो क्या होगा? न्यूटन ने कहा अगर किसी बॉडी में फोर्स दे दिया जाए और वो फोर्स किसी सर्टेन स्पेस तक अप्लाइड हो, मतलब फोर्स दे के ही छोड़ देना नहीं है, फोर्स देते एक डिस्टेंस तक ले जाना है। फोर्स देते मतलब एक बॉल समझो, इसको हम फोर्स देते एक डिस्टेंस में ले जाए। अगर इस पोजीशन में इसकी वेलोसिटी मान लो v आई है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तब फोर्स मान लो एक बॉडी v इनिशियल स्पीड से आ रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में t इक्वल टू 0 टाइम में हम फोर्स अप्लाई किए, तब क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो क्यों रहा है? क्योंकि हम फोर्स दे रहे हैं। हम फोर्स अगर कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक दे, मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक हम वेलोसिटी के इनिशियल जो वेलोसिटी है उसके ऊपर कुछ वर्क डन कर दे, तब क्या होगा? कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो इस बॉडी के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ इंटू एम वी इनिशियल स्क्वायर है, हम अगर इस बॉडी में कुछ वर्क डन कर दे, मतलब उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कुछ बढ़ा दे, तो क्या होगा? उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब हम ये जानते थे, हम ये पहले से ही जानते थे कि ये है, बट इस इक्वेशन में न्यूटन ये कहा मास इज कांस्टेंट, मतलब हम अगर m को बाहर निकल दे तब क्या होगा? v f स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, मतलब वी फाइनल होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल होल स्क्वायर। बट ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट है, बट हम तो जानते हैं यही ट्रूथ है। तो इस इक्वेशन में एक नीड पड़ गया तो सही काइनेटिक एनर्जी का थ्योरी डेवलप किया जाए। तो आइंस्टाइन ने
आइंस्टाइन ने पहले एक कभी नहीं सोचा मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। आइंस्टाइन ने पहले काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन प्रूव किया। वो इक्वेशन प्रूव करने के बाद वो ऑटोमेटिक ही आ गया। मैं समझाता हूँ कैसे। अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिक्स फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। यहाँ पर क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, हम पहले डिस्कस किए, एम इज इक्वल टू मतलब ये जो फोर्स है एक फोर्स की नॉर्मल फॉर्म है, बट डिफरेंशियल फॉर्म में फोर्स क्या है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। मतलब किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स किसी डी एक्स डिस्टेंस में अगर फोर्स अप्लाई किया जाए, मतलब एक पाथ समझो और ये है डी एक्स डिस्टेंस, तो फोर्स ये पार्टिकल डी एक्स डिस्टेंस तक की फोर्स इसमें अप्लाई हुआ, तब इस पॉइंट में अगर इसकी वेलोसिटी v है तो डी एक्स डिस्टेंस तक अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो वेलोसिटी भी कुछ सर्टेन अमाउंट में ही बढ़ेगा। डी एक्स डिस्टेंस अगर एक्स डिस्टेंस में अगर जाया तब तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा, बट डी एक्स डिस्टेंस तक क्या कि फोर्स अप्लाइड है तब वेलोसिटी कुछ ही बढ़ेगा। मत दोस्तों आप कंसिडर कर लो, जब वेलोसिटी यहाँ पर v है, यहाँ पर क्या होगा v प्लस डी वी, मतलब कुछ ही अमाउंट कुछ ही बढ़ेगा, वेलोसिटी कुछ ही बढ़ा, वेलोसिटी मतलब कुछ ही बढ़ा, मतलब वेलोसिटी बहुत नहीं बढ़ा पर कुछ बढ़ा। तो क्या वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, वेलोसिटी क्या कितना हुआ, तो वेलोसिटी हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक फोर्स कितने टाइम तक इस बॉडी में अप्लाइड था। फोर्स मान लो dt टाइम तक इस बॉडी में dt टाइम तक फोर्स कांटेक्ट में था, मतलब dt टाइम तक कुछ टाइम मान लो dt टाइम मतलब क्या 0.0000000 इनफाइनेटली स्मॉल, एक पार्टिकल को dt टाइम तक फोर्स कांटेक्ट में रह के बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तब क्या होगा dt टाइम तक, तब dt टाइम में ही इसका वेलोसिटी v से v प्लस डी में बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा v प्लस डी वी माइनस वी डिवाइड बाई डी टी, मतलब वी कट जाएगा तो क्या होगा डी वी बाई डी टी। मतलब इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है इस फोर्स वो क्या है, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तब न्यूटन ने कहा डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस डी एक्स डिस्टेंस तक फोर्स अप्लाइड था तो डी एक्स डिस्टेंस तक, अगर डी एक्स डिस्टेंस तक डी टी टाइम तक डी एक्स डिस्टेंस में डी टी टाइम तक अगर फोर्स अप्लाइड था, तब इस ए पॉइंट से ए पॉइंट तक उसका एक वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी। मतलब ये देखो ये है वेलोसिटी, ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ये वेलोसिटी भी वेलोसिटी से मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा v वेलोसिटी से। ये dx इतना ही छोटा है, हम इस v का जो वेरिएशन है, मतलब ये अगर v है तो ये देखो तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगा v वेलोसिटी से। अब एक प्रश्न है, ये तो वेरिएबल है, फोर्स दिया रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर v है, यहाँ पर v प्लस डी वी है, v प्लस डी वी मतलब क्या, मान लो ये v के वैल्यू मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और v प्लस डी वी का मतलब 2 प्लस 0.00000, मतलब dv के जो वैल्यू है, मतलब dv के जो वैल्यू है वो है 0.000000000, इतना छोटा है, इतना छोटा है। हम 2 से जब हम ऐड करेंगे तब 2 ही रहेगा, मतलब यहाँ एक छोटा dx डिस्टेंस में हम अगर फोर्स भी देते हैं तब भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस में अगर हम फोर्स भी अप्लाई करें तब वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। तब हम ये लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी,
और ये लिख सकते हैं, हम dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, dx क्या होगा, dx मतलब dx जो है वो क्या होगा, v इंटू डी टी। एक dx की वैल्यू हम अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते क्या होगा, v dt, और dt dt क्या होगा, चला जाएगा, तो क्या रहेगा, m dv b dw, तो क्या रहेगा dw इज इक्वल टू m v dv। तो हम अगर इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर दे, मतलब हम अगर यहाँ से यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं किया, मतलब यहाँ पर कोई, हम जब फोर्स देना स्टार्ट करते हैं तब वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं किया, और यहाँ पर भी वेलोसिटी कैसा था, v1 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी था। और अब हम जब वर्क डन कर चुके हैं, मतलब इस पाथ से इस पाथ तक हम अगर वर्क डन पूरे पाथ तक, मतलब dx कर हम अगर पूरी पाथ में फोर्स अप्लाई करते जाए, तब क्या होगा, थोड़ा 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 करके वेलोसिटी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, पर यहाँ पर जब थोड़ा 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 करके dx डिस्टेंस तक हम अगर फोर्स देते 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 आगे ले जाए, तब थोड़ा थोड़ा इस पार्टिकल में एनर्जी स्टोर होते 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 यहाँ पर आखिर में बहुत हाई अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मतलब ये पूरा पाथ अगर हमें पता है, मतलब ये पूरा पाथ अगर x है, तो हम अगर इंटीग्रेशन कर दे वी आई, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वी आई, मतलब इस पॉइंट में जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। मतलब हमेशा ये होगा, फोर्स देने से हमेशा वेलोसिटी चेंज होता है, किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं उस डायरेक्शन में हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगा। तब मास, न्यूटन की इक्वेशन में क्या होगा, मास तो कांस्टेंट है, तब क्या होगा, हम इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है वी आई से क्या किस में जाएगा, वी एफ से, वी एफ में चला जाएगा, तो यह होगा। तो हम इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करा, जीरो वर्क डन टू इस वर्क डन, मैंने पूरी पाथ में हम कितने वर्क डन किया, हम इंटीग्रेशन करते क्या होगा, यह है इंटीग्रेशन की वैल्यू। एम अगर एम बाहर आ जाएगा, और वी डी वी की इंटीग्रेशन क्या होगा, वी डी वी इंटीग्रल ऑफ वी डी वी डी एफ, तो क्या होगा, इसमें वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, और ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन करके, और लिमिट क्या होगा, वी आई वी एफ, तो क्या होगा, अगर हम करें तो क्या आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 वी आई वी एफ, तो वर्क डन क्या आएगा, वी एफ होल स्क्वायर माइनस वी आई होल स्क्वायर बाई 2, मतलब एम वी एफ होल स्क्वायर बाई 2 और एम वी आई होल स्क्वायर बाई 2। मतलब ये पहली रिलेशन ही प्रूव हो गया, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू एम वी आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर बाई 2, यही तो है वर्क डन एनर्जी थ्योरम। मतलब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला की हेल्प से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर दिए। यही थ्योरम हम वेरिएबल मास से करेंगे, हम जब ये थ्योरम रेस्ट मास से करेंगे तब इक्वेशन ए आएगा। हम अगर इस ये इक्वेशन, सेम इक्वेशन वेरिएबल मास को यूज करके करेंगे तब एक नया रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, आइंस्टाइन के फोर्स की इक्वेशन क्या है, एम इंटू डी वी बाई डी टी और v इंटू डी एम बाई डी टी। न्यूटन की इक्वेशन में ये टर्म नहीं था, न्यूटन की इक्वेशन में सिर्फ ये टर्म था। तब वर्क डन क्या होगा, आइंस्टाइन की, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एम डी वी डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये फोर्स कितने डिस्टेंस तक, डी एक्स डिस्टेंस तक अगर काम करे, ये फोर्स ये तो फोर्स है, ये फोर्स अगर डी एक्स डिस्टेंस तक एक बॉडी में काम करे तब क्या होगा, इस डी एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा, एम डी वी डी टी डी एक्स प्लस वी डी एम डी टी डी एक्स। मतलब डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तब क्या होगा, एम डी वी डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स। अगर हम ये भी जानते हैं डी एक्स क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, हम पहले ही कहे छोटा डिस्टेंस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब हम अगर छोटा डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे, फोर्स देने के बावजूद भी हम वेलोसिटी कांस्टेंट मान लेते हैं
क्योंकि dx डिस्टेंस है, मतलब इतना छोटा डिस्टेंस है, उस पॉइंट में वो वेलोसिटी कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट माना कि यही है, कांस्टेंट ही रहता है। तो हम dx की वैल्यू अगर पुट कर दे यहाँ पर क्या रहेगा, v dt प्लस v dm dt एंड v dt। तो इस लाइन में ये dt dt क्या होगा, चला जाएगा mb dv प्लस v स्क्वायर dm, ये आया वर्क डन। यहाँ पर आइंस्टाइन आके रुक गया। आइंस्टाइन सोचा ये हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसकी जो इंटीग्रेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तब आइंस्टाइन यहाँ पे थोड़ा रुक गया। वो तब रिलेटिविटी सोचा, वो इस पे जाके रुक गया। वो सोचा ये इंटीग्रेशन तब भी पॉसिबल है जब कोई इस ऐसा कोई नेचर में एक ऐसा कोई थिंग है जिसको कांस्टेंट रखा जाए, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन वेरिएबल इक्वेशन है। इसमें कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है। तो ये तो इस पॉसिबल नहीं है। एक जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट तो रहता ही है, पर आइंस्टाइन जो लास्ट में जो ए रिलेशनशिप निकल आया उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मास वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, डी भी तो वेरिएबल है ही, सब वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्व है, इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तब इसको जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आएगा, और उसके जो इंटरप्रिटेशन है हम कभी भी खोज नहीं सकते। तो आइंस्टाइन यहाँ पर रोक दिया। आइंस्टाइन 10 साल सोचा। इसके बाद आइंस्टाइन 10 साल के बाद ये इक्वेशन खोजा। ये इस इक्वेशन में कोई रिलेशन नहीं है। आइंस्टाइन ये इक्वेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से खोजा, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इस फॉर्मूला को डिराइव किया और न्यूटन के मैकेनिक्स से इस फॉर्मूला को डिराइव किया। अब इस फॉर्मूला से हम एक ऐसे रिलेशनशिप में पहुंच जाएंगे जब इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला पूरा सेम हो जाएगा। कैसे होगा हम अब देख लेते हैं। ये रहता है इस दिमाग में बैठा लो, dw इक्वल टू mb dv प्लस v स्क्वायर dm। ये है रिकॉर्ड इक्वेशन फील लगेगा जब हम इस इक्वेशन को समझ लेंगे। इस इक्वेशन देखो, तो मास ये वेरिएबल मास, मोशन में रहती है मास, मतलब एक रेस्ट मास, एक ये है मोशनल मास, ये है रेस्ट मास। मतलब रेस्ट मास का जो मास है, रेस्ट ऑब्जेक्ट के जो मास है वो m0 है, और एक ऑब्जेक्ट के अगर कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव किया करते हैं तब उसके मास m है। समझ रहे हैं? मतलब हमेशा मोशन में रहते हुए मास रेस्ट मास से हमेशा ज़्यादा है, मतलब हमेशा ये है। मतलब हम जितना स्पीड बढ़ाते जाएंगे, हम जितना स्पीड स्पेस में बढ़ाते जाएंगे, मास हमारा उतना ही बढ़ते जाएगा। मास जितना स्पीड हम अगर बढ़ाते हम अगर एक ऐसी टाइम में पहुंच गए जब v इक्वल टू सी हो जाए, तब क्या होगा, मास इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब देखो, हम अगर v इक्वल टू सी रख दे इक्वेशन में, क्या होगा, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वन माइनस वन, मतलब m इज इक्वल टू 0, मतलब इंफिनिटी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट में मास इतना बढ़ जाएगा, इंफिनिटी तक अप्रोच करता है, इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। मतलब हम नेचर की जो स्पीड ऑफ लिमिट है वो सी से नहीं चल सकते। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी मास है वो कभी सी स्पीड में नहीं चल सकता। आइंस्टाइन यही कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो वो कभी भी सी स्पीड से नहीं चल सकता था। हमेशा आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये है आइंस्टाइन के इक्वेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई मास रहे तब उसकी जो वेलोसिटी है वो सी से हमेशा छोटा रहेगा। समझ आया? तो हम अगर इस इक्वेशन, ये है मोशनल मास, ये है रेस्ट मास, और जो वेलोसिटी अगर हम इस इक्वेशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 × 10⁻² मीटर, किसी भी वेलोसिटी एक मास अगर हमें पता है, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट की मास है 5 kg, और हम पहले
मोशनल मास फाइंड करना चाहते हैं, इस वेलोसिटी में कितना मास है, मतलब v वेलोसिटी से अगर चलता है तब क्या मास होगा। हम अगर 2 पुट करें तो क्या होगा, 2 स्क्वायर बाई 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन इस वैल्यू को पुट करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास आएगा, वो मास हमेशा क्या होगा 5 से बड़ा ही होगा। तो हम अगर तो ये मास देखो, इस मास रिलेशन कैसा है, वेलोसिटी हम जितना बढ़ाएंगे मास भी उतना बढ़ जाएगा। अब जो मैथ में जो वीक है वो समझेगा, तो वेलोसिटी तो डिनोमिनेटर में है वेलोसिटी, हम डिनोमिनेटर में हम अगर वेलोसिटी बढ़ाए तो न्यूमिनेटर में कम होना चाहिए। वो यही समझता है, वो यही नहीं देखता जो 1 माइनस में है, 1 माइनस ए है, मतलब 1 माइनस में जब रहता है तब क्या होगा, तब समझो 1 माइनस, मान लो ये कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से छोटा है, ये जो कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है नो आइदर इक्वल टू है 1 के, आइदर 1 के इक्वल है और 1 से छोटा है। 1 के जब इक्वल है तब v इक्वल टू सी है, और 1 से जब छोटा है तब तो पता ही है 1 से छोटा है इसके वैल्यू, तब ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, तो 1 से अगर 1 से छोटा हम कुछ माइनस कर दे तो क्या होगा, ये हमेशा छोटा ही रहेगा। मतलब मान लो 1 माइनस 0.5, तब इसका मतलब क्या है 1 माइनस 0.5, मतलब नीचे तो छोटा ही रहता है, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है नीच में बड़ा कोई कर दे, नीच में कोई बड़ा कर ही नहीं सकता, नीच में हमेशा छोटा ही रहेगा, और नीच में हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा छोटा रहेगा, तो मास में तो हमेशा ही बड़ा ही रहेगा। मतलब ये सोचो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास 0.5 kg है और ये v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पर 0.5 है, तो क्या होगा 1 माइनस 0.5 तो क्या होगा 0.5 के होल स्क्वायर। मतलब ये देखो, ये अगर 0.5 है, अगर ये v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5 तो क्या होगा 1 माइनस 0.5 कर ले 1 है, तो ये जो नीच में है, ये जो डिनोमिनेटर में है वो 0.5 है और यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है 0.5। मतलब कौन अब ये सब सोचेगा, यही जो तब सोचेगा, सब क्या सोचेगा, एम आया मोशनल मास है √0.5 और रेस्ट मास क्या आया 0.5, सब सोचेगा ये तो छोटा आ गया √ओवर है। दिमाग मैथ में ऐसे इतना ही वीक है, वो ये भी नहीं जानते जब 1 से छोटा कोई नंबर को हम √रूट करे तो उसका जो आंसर हमेशा इस नंबर से बड़ा ही आता है, वो क्या आता है 0.7 आता है, 0.707। तो रेस्ट मास से आता है जब वो इस स्पीड में चले, मतलब ये अगर 0.5 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तब v इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू सी। मतलब ये स्पीड से अगर मूव करे v इक्वल टू सी की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए 3 × 10⁸, तब क्या होगा 63235 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड में अगर मूव करे तब उसकी जो मास है वो ये स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसकी जो मास है वो 0.2 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 0.2 मास बढ़ जाएगा इस स्पीड में अगर चले। तो हम ये इक्वेशन में ये इंटरप्रिटेशन मिले
जो v को अगर बढ़ा दिया जाए तो मास भी बढ़ेगा, v को अगर बढ़ा दिया जाए तो मास भी बढ़ेगा, क्योंकि 1 से इस टर्म अगर बढ़े तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटा ही रहता है। मतलब 1 से अगर 1 से तो माइनस है, तो ये टर्म अगर बढ़े, सोचो 1 किसी भी नंबर से, ये इस कोई नंबर x है, तो अगर मान लो ये 5 है तो आंसर क्या देगा 0। अगर ये टर्म बढ़ाते जाए तो क्या होगा, सोचो 0 5 नहीं, सोचो ये टर्म है 1 तो आंसर क्या देगा 2। अगर 5 ये कांस्टेंट रखे, ये इस टर्म को बढ़ाते हैं क्या होगा 3, इस टर्म को बढ़ाते हैं तो क्या होगा 2। तब क्या देखो, जब किसी नंबर को कांस्टेंट रखे अगर इस नंबर को हम बढ़ा देते हैं तो आंसर हमेशा छोटा होता जाता है। तब अगर 1 है सोचो तो 1 माइनस सोचो 0.7 ये है अगर, तो आंसर क्या देगा 0.3। अगर इस टर्म को बढ़ा दिया जाए कर दो 1.8 तो क्या रिजल्ट देगा 0.2। देखो जब हम इस टर्म को बढ़ाते हैं मतलब v वेलोसिटी बढ़ाते हैं तब ओवरऑल ये वैल्यू तो छोटा ही होगा। देखो ना छोटा होता जा रहा है। 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 0.0 इज इक्वल टू 0.2 और बढ़ा दिया जाए 1 माइनस 0.9 तो क्या होगा 1 माइनस 0.9 0.1। मतलब इस टर्म v टर्म को अगर बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल ये टर्म हमेशा छोटा होता जाएगा। ये टर्म ये तो कांस्टेंट, रेस्ट मास तो हमेशा कांस्टेंट है। मास एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहे तो उसका मास आजीवन 2 kg रहेगा, या इस रेस्ट जो मास है वो आइंस्टाइन ने कहा आइंस्टाइन रेस्ट मास हमेशा कांस्टेंट है, मोशनल मास कभी भी कांस्टेंट नहीं है। तब v अगर बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल वैल्यू छोटा होता जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू अगर छोटा होता जाएगा तो मैटर की मास बढ़ते रहेगा। यही है मास वेरिएशन की इक्वेशन की सिग्निफिकेंस। तो हम अगर इस इक्वेशन को देखें m इक्वल टू √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो हम अगर बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा m स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर, रूट ओवर उठ जाएगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 होल स्क्वायर। हम अगर इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे मतलब क्या है, मतलब इस वेलोसिटी जब बढ़ेगा, ये वेलोसिटी जब धीरे धीरे बढ़ते रहता है तब मास भी इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन सा टर्म है, ये टर्म वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, m0 कॉन्स्टेंट है। मतलब v को अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब ये कर दिया जाए v को अगर v प्लस डी कर दिया जाए तो मास में भी चेंज क्या होगा m प्लस डी एम। यही तो है, v में अगर कुछ बढ़ा दिया जाए, v को कुछ बढ़ा दिया जाए तो मास भी कुछ बढ़ जाएगा, तो मास वेरिएबल है और ये दोनों टर्म के कांस्टेंट है। जब हम क्या होगा जब मास को बढ़ा दिया जाए, क्या होगा हम मास को बढ़ा देते हैं तो हम डिफरेंशिएट करके ही तो बढ़ाते हैं मास को, तो हम मास को वैरी करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू v, तो क्या होगा 2m क्या होगा 2m आगे चला जाता है। और मास किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। वेलोसिटी जब भी बढ़ेगा मास भी तब भी बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मास बढ़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम जब चेंज होगा, टाइम जब बढ़ेगा तो स्पेस में डिस्टेंस भी बढ़ेगा, किंतु पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वैसे ही। और ये जो टर्म है इसको हम डिफरेंशिएट के मल्टीप्लिकेशन के रूल से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर को फिक्स रख के, c स्क्वायर को फिक्स रख के 2v dv डिवाइड बाई dv मैंने वेलोसिटी के डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी डेरिवेटिव प्लस v स्क्वायर को रख के, v स्क्वायर c स्क्वायर को रख के
मास को फिर से डेरिवेटिव कर दे तो क्या होगा 2m dm डिवाइड बाई dv। तो हम कांस्टेंट की जब इसका मतलब हम ये साइड अगर डेरिवेटिव करते हैं इस साइड में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पर ये टर्म क्या है कांस्टेंट है। तब कांस्टेंट के जब कांस्टेंट के हम डेरिवेटिव करते हैं मतलब डी एम स्क्वायर बाई डी वी, वेलोसिटी अगर बढ़ भी रहा है तब भी रेस्ट मास तो चेंज नहीं होगा, रेस्ट मास तो कांस्टेंट ही है, रेस्ट मास कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होगा 2m dm dv माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, dv dv कट जाएगा, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2m dm बाई dv इक्वल टू 0। अगर पूरी इक्वेशन में dv मल्टीप्लाई कर दिया जाए बोथ साइड अगर dv मल्टीप्लाई कर दिया जाए बोथ साइड अगर dv मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये साइड में तो ये तो जीरो ही रहेगा, और ये क्या होगा 2m dm हो जाएगा, dv dv कट जाएगा, और इस इक्वेशन में dv मल्टीप्लाई हो जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर 2b dv प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2m dm इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन आया, हम अगर इसको थोड़ा रब करें तो क्या रिलेशन निकल के आया 2m dm माइनस एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2b dv प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2m dm इक्वल टू 0। तो हम अगर इसको थोड़ा एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए हम अगर इस पूरी इक्वेशन में 2m कॉमन ले आ जाए 2m अगर कॉमन ले आ जाए तो क्या रिलेशन लेकर आएगा, तो यहाँ पर m पड़ा रहेगा और यहाँ पर v पड़ा रहेगा और सी स्क्वायर पड़ा रहेगा dv, और 2m निकल के वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर dv इक्वल टू होल स्क्वायर। तो 2m या अगर यहाँ पर चला जाए तो क्या होगा dm माइनस एम वी डी वी बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बाई डी वी इक्वल टू 0। समझ आया, ये जो 2m पूरी इक्वेशन में 2m कॉमन ले लिया तो क्या होगा यहाँ पर एक m पड़ा रहेगा, तुम फिर से मल्टीप्लाई करके देखो 2m dm 2m स्क्वायर वी सी स्क्वायर डी वी और 2m कॉमन, और जो 2m यहाँ पर है वो इसमें डिवाइड होकर 0 हो गया, तो एक रिलेशनशिप लेकर आया। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप। इसमें क्या है इस पूरी टर्म को यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस होगा ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस, बोथ ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि माइनस जब टर्म मल्टीप्लाई होता है तब माइनस और ये भी माइनस हो जाता है, तब सब माइनस है। और इस पूरे टर्म को हम इक्वेशन के अगर उस साइड ले जाए तो क्या रहेगा एम वी डी वी ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी वी। अगर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या रहेगा 1 बाई सी स्क्वायर एम वी डी वी माइनस बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पर देखो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इस लाइन में सेम लाइन है, 2m हम ये ब्रैकेट उठा के हम इस लाइन के गलती से dv लिख दिया, एक 2m dm माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर 2v dv, ये माइनस मल्टीप्लाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2m ये dm, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया।
समझ आया? तो क्या आया, ये डीएम, ये गलती से लिख दिया, गलती से हो गया, गलती से जायज़ है, इंसान से ही गलती होती है। फिर डीएम से डीएम जैसा है वैसा ही पुट कर दिया, और ये जो टर्म है इक्वेशन के उस साइड ले गया और सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये रिलेशनशिप लेकर है। सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए, सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या रहेगा, एम बी डी बी माइनस वी स्क्वायर डी एम, और इस साइड में क्या आएगा डी एम, और सी स्क्वायर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या रहेगा, डी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी डी बी ये माइनस टर्म, ये डीएम है, और ये टर्म को अगर उस साइड ले लिया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये टर्म अगर इस साइड चला जाए तो पॉजिटिव होगा, और ये टर्म अगर इससे चला जाए पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म आएगा। मतलब डीएम इक्वल टू एम बी डी बी बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डीएम। इस स्टेप से ये स्टेप आएगा। हम सी स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तब ये रिलेशन आएगा एम बी डी बी प्लस वी स्क्वायर डी एम, तो ये रिलेशनशिप आएगा। ये अब आइंस्टाइन टेंसर आगे जो रिलेशनशिप निकाला था अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने भी यही कहा था, जब डब्ल्यू इक्वल टू न्यूटन का रिलेशनशिप में आइंस्टाइन ने यही प्रूव किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी डी वी प्लस बी स्क्वायर डी एम। ये रिलेशनशिप न्यूटन की था, और ये रिलेशनशिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की था। एवं न्यूटन आइंस्टाइन खाबी ना আড়াইটা বাজে আমি কিছুই বুঝতে तो ये न्यूटन का रिलेशनशिप ये है, न्यूटनियन रिलेशनशिप एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स के जो रिलेशनशिप है वर्क डन की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फॉर्मूला से सेम रिलेशन आया। तो आइंस्टाइन ने एक नई कॉम्बिनेशन सोचा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूटनियन मैकेनिक्स कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ के एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो हम ये दोनों देखो, एम बी डी बी स्क्वायर डी एम, और न्यूटन की इक्वेशन में यही था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी डी बी प्लस वी स्क्वायर डी एम। हम अगर इक्वेट करें दोनों इक्वेशन को तो क्या रिलेशन देता है, डी एम सी स्क्वायर इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ऑब्जेक्ट में जो नेटवर्क है तो क्या होगा, हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब इसको हम अगर इस साइड लेकर आए, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर, हम अगर इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, हम जब जीरो वर्क डन करते थे, सोचो हम जब नॉर्मल मास, हम जब पहले जो वर्क डन जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वहाँ भी हम यही किया, जीरो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तब जीरो वर्क डन किया। हम जब पूरे पाथ में वर्क डन कर देंगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के मास बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा अजीब है, हम वर्क कर देंगे और ऑब्जेक्ट के मास बढ़ जाएगा, वर्क करते ही मास बढ़ जाएगा। हम जब भी वर्क करेंगे, हमारा जो वर्क है हम जो वर्क ऑब्जेक्ट में देते हैं वो हमारी वर्क ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट की मास बन जाएगा। तो क्या यहाँ तक हम अगर ऑब्जेक्ट को पुश कर दे तो मास भी m1 से m2 तक चला जाएगा। तो क्या होगा, W इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m1 क्या है, m1 रेस्ट मास है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तब उसी टाइम में तो हम वर्क किए। अब ऑब्जेक्ट जब मोशन में जाएगा तब इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट की मास m हो जाएगा। पूरी पाथ में वर्क करने से क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट m रेस्ट मास एंड मोशनल मास, इसका तो कांस्टेंट है। तो क्या होगा, m नॉट m, तो क्या होगा W इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m नॉट, W इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर। मतलब क्या रिलेशन आएगा, W इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर
माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। मतलब ये जो एनर्जी है, मतलब आइंस्टाइन यही सोचा किसी ऑब्जेक्ट में ये एनर्जी पहले से ही मौजूद है। आइंस्टाइन ने सोचा ये एनर्जी पहले से ही मौजूद है। अब किसी ऑब्जेक्ट में आइंस्टाइन इस एनर्जी को आइंस्टाइन ने रेस्ट एनर्जी, मतलब इस ऑब्जेक्ट में पहले से ही कोई रेस्ट एनर्जी है, मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले से किसी एनर्जी से बना हुआ है। और इस टर्म को अगर यहाँ पर ले आए तो क्या होगा, एम सी स्क्वायर प्लस वर्क डन प्लस एम सी स्क्वायर। मतलब कि कोई किस रेस्ट एनर्जी को, किस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट पूरी, जो ये तो पूरी एनर्जी, मतलब को किसी ऑब्जेक्ट पूरी एनर्जी है, बस उस एनर्जी में हम बाहर से कोई वर्क डन कर दे तो ये कुछ एनर्जी बढ़ जाएगा, बढ़ के ये एनर्जी हो जाएगा। तो इस रिलेशन से ही हम ये पता कर सकते हैं मास कितना होगा। मतलब अगर रेस्ट एनर्जी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, मतलब ये एनर्जी ऑब्जेक्ट में पहले से ही था और उसमें बाहर से कोई अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए, मतलब वर्क से अगर मास बढ़ा दिया जाए एम सी स्क्वायर प्लस वर्क, तो नया एनर्जी चला आएगा एम सी स्क्वायर। तो न्यू जो मास होगा क्या होगा, एम सी स्क्वायर प्लस वर्क डन डिवाइड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू मास। तो क्या होगा, एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बाई सी स्क्वायर, ये होगा न्यू मास। और रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ये यहाँ से ही प्रूव हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट एनर्जी से मिलकर बना है और उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है ई इक्वल टू रेस्ट एनर्जी एम सी स्क्वायर।